नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान वृक्ष के इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं खनिज के बारे में, खनिज संसाधन के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे मिनरल्स, खनिज। अब देखिए, सबसे पहले ये जानेंगे कि खनिज होता क्या है। तो खनिज देखिए, धरती के सतह में खुदाई करके, यानी कि धरती को चीर करके जो कुछ भी निकाला जाता है, भौतिक चीजें, वो सभी क्या है, खनिज कहलाता है। जो कुछ भौतिक वस्तुएं आप देख रहे हैं वो सब किसी न किसी खनिज से बना हुआ है। जैसे आपका कोयला, अभ्रक, लोहा, ये सब जो भी आप निकालते हैं, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, खनिज है। तो खनिजों के भी प्रकार होते हैं कि मतलब उसके टाइप बांट दिए गए, कितने टाइप के होते हैं। तो कहने का मतलब देखिए, भले हम लोग टाइप बांट के पढ़ते हैं कि ये अधात्विक खनिज है, ये धात्विक खनिज है, ये ऊर्जा खनिज है, इस तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन बात यह है ना कि एग्जाम के लिए तो आपको याद होना चाहिए। भले आप टाइप याद रखते हैं या नहीं रखते हैं, वो बात अलग है। आपको मतलब टाइप नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि ये खनिज कहाँ पाया जाता है, इसका अयस्क कौन सा है, किस ओर से प्राप्त किया जाता है। मतलब कहने का है कि ये सब चीजें आपकी जानकारी होनी चाहिए। अगर ये सब चीज आप जानते हैं तो टाइप वाइप कोई मायने नहीं रखता है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये खनिज जो होते हैं, खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, खनिज 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के खनिज होते हैं। एक होता है ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज, ऊर्जा खनिज कहने का मतलब यह है कि ये ऐसे मिनरल्स होते हैं जो धरती के अंदर से निकाले जाते हैं, जो ऊर्जा देते हैं, मतलब उनसे ऊर्जा प्रोड्यूस कराया जाता है। तो ये ऊर्जा खनिज होते हैं। उसके बाद ये जो है, यह है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज कहने का मतलब यह है कि धातुएं, जो धातुएं होती है, मतलब कहने का है कि तत्व जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, आप जानते होंगे। उसमें से 2 चीजें प्राप्त होती है, एक धातु और एक अधातु, और एक उपधातु प्राप्त होती है। तो जो खनिज है ये धात्विक रूप में भी पाया जाता है और अधात्विक रूप में पाया जाता है। जैसे आप ले लो हीरा, हीरा निकलता है अधात्विक रूप में। तो कहने का मतलब यह है कि धात्विक रूप भी होता है इसका, अधात्विक रूप भी होता है। तो एक होता है अधात्विक रूप, अधात्विक खनिज। देखिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कौन कौन सा है, ऊर्जा खनिज और धात्विक खनिज। अगर इन दोनों के बारे में आप अच्छे से पढ़ते हैं तो बहुत सारा प्रश्न आप एग्जाम में यहां से पकड़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, जो खनिज है ये 3 प्रकार का है। एक है आपका ऊर्जा खनिज, दूसरा धात्विक खनिज मतलब मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स, और एनर्जेटिक मिनरल्स। अब चलिए इसमें हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, जो एनर्जी देने वाले खनिज है, ऊर्जा वाले जो खनिज है उनके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो ऊर्जा वाले खनिज के बारे में जैसे आप देख लीजिए कि आपका कोयला हो जाएगा, उसके बाद पेट्रोलियम हो जाएगा, पेट्रोलियम के बाद प्राकृतिक गैस है, उसके बाद थोरियम है, यूरेनियम है। ये सब जो आता है ये सब किस में आ जाता है, ये सब ऊर्जा खनिज में आता है। अब देखिए, बात यह है कि भारत में अगर 100% ऊर्जा प्रोड्यूस कराया जाता है, अगर भारत में 100% ऊर्जा निकलती है, तो इस 100% का 67%, ये सब जरूर याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। अगर भारत में 100% ऊर्जा उत्पादन किया जाता है तो इसका 67% जो है ये तापीय ऊर्जा होता है। कौन सा ऊर्जा होता है, तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा कहने का मतलब क्या, थर्मल एनर्जी। जो कहने का मतलब कि आपका कोयला को जला करके, यूरेनियम को जला करके ये सब प्राप्त किया जाता है, भूतापीय ऊर्जा। उसके बाद 14% जो होता है, 14% ये जल विद्युत ऊर्जा है। मतलब कहने का है कि 67% थर्मल एनर्जी
और 14% आपका है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक, मतलब जल विद्युत उत्पादन। उसके बाद आपका 17% जो है ये होता है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। तो देखिए नवीकरणीय जो ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा, ये मैं आगे बताऊंगा कि ये होता क्या है। इसमें भी ऊर्जा में भी दो तरह के अनवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा होते हैं, तो मैं आगे बताऊंगा कि रिन्यूएबल एनर्जी होता क्या है। उसके बाद 2% जो होता है ये होता है एटॉमिक एनर्जी, मतलब कहने हैं कि आणविक ऊर्जा। तो ये आणविक ऊर्जा है, ये आणविक ऊर्जा है। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि इतना पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे थर्मल एनर्जी में कोयला के बारे में। अब देखिए भारत में सबसे ज्यादा तापमान जो तापीय ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है और इसमें सबसे ज्यादा खपत कोयले का होता है। तो सबसे पहले हम लोग कोल के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोयला हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले मिनरल्स के बारे में लिखेंगे कोयला। कोयला, कोयला को हम लोग बोलते हैं कोल। क्या बोलते हैं? कोल। अब देखिए कोयला जो होता है, कोयला ये बनता कैसे है, सबसे पहले यही जानेंगे कि कोयला कैसे बना, क्या कारण हुआ। आप लोगों को जो पढ़ा रहा था कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, तो उसमें बताया था कि एक भूमि का टुकड़ा होता है, दो टुकड़े होते हैं, एक टुकड़ा ऊपर की ओर होता है, एक नीचे की ओर। एक का नाम होता है अंगारा लैंड, दूसरे का नाम होता है गोंडवाना लैंड। तो कहने का मतलब यह है कि एक युग आता है जिसका नाम होता है गोंडवाना। गोंडवाना युग में बहुत मोटे मोटे वृक्ष होते हैं, बहुत चौड़े चौड़े और मोटे वृक्ष पाए जाते हैं उस समय, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और उसमें क्या होता है कि किसी वजह से उथल पुथल होता है धरती के ऊपर, जिसके चलते पेड़ पौधे कई हजार फीट नीचे चले जाते हैं। और नीचे जाने के बाद ऊपर से दबाव और नीचे से तापमान होने के चलते उसमें क्या हो जाए, उसका रूप परिवर्तन हो गया। और रूप परिवर्तन हो गया तो वो कोयला बना। बना कैसे देखिए, सबसे पहले मान लो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे क्या है कि सबसे पहले दबेंगे धरती के अंदर, तो कुछ दिनों तक 1000-2000 साल के बाद इनका रूप चेंज होगा। तो रूप जब चेंज होगा इनका, तो ये पेड़ पौधे क्या बनेंगे, तो ये सबसे पहले बनेंगे पीट कोयला। पीट कोयला ये सबसे खराब कोयला माना जाता है, सबसे घटिया कोयला माना जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कार्बन की मात्रा बढ़ती जाएगी। और जिन कोयला में कार्बन का परसेंटेज ज्यादा होगा, समझिए वो कोयला सबसे ज्यादा बढ़िया कोयला है। तो पीट कोयला बनता है। पीट कोयला के बाद बनता है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला, और लिग्नाइट कोयला के बाद बनता है बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस कोयला के बाद बनता है बहुत दिनों के बाद, बिटुमिनस कोयला के बाद बनता है एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला। अब इसके बाद बनता है ग्रेफाइट। इसके बाद बनता है ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट के बाद बनता है हीरा। देखिए इस तरीके से बनता है। कहने का मतलब यह है कि यहां पर आकर के कार्बन की मात्रा कितना परसेंट हो जाता है, 100% हो जाता है। 100% मतलब कहने का है कि पेड़ पौधे जो है वो धरती के अंदर दब गए। तो धरती के अंदर दबने के बाद सबसे पहले पेड़ पौधे किस रूप में चेंज हुए, पीट कोयला में। पीट कोयला धीरे धीरे बहुत दिनों के बाद, मतलब समझ लीजिए कि एक मतलब कोयला बनने में, एक जगह का अगर कोयला आप निकाल रहे हैं किसी जगह का, तो उस कोयले को बनने में 22,000 करोड़ साल लगते हैं। 22,000
करोड़ इतने साल में ये कोयला तैयार होता है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा समय लग जाता है बढ़िया कोयला बनने में। तो देखिए यहाँ पर पेड़ पौधे जो है वो सबसे पहले पीट कोयला में चेंज हुए, पीट कोयला के बाद लिग्नाइट में चेंज हुए, लिग्नाइट के बाद ये किसमें चेंज हुए, बिटुमिनस में, और बिटुमिनस के बाद एंथ्रासाइट में, एंथ्रासाइट के बाद ग्रेफाइट में, और ग्रेफाइट के बाद हीरा में। अब मुझे बताइए कि सबसे बढ़िया कोयला कौन होगा। अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे बढ़िया कोयला कौन होगा तो आंसर क्या बताएंगे आप, एंथ्रासाइट। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर 100% कार्बन यहाँ पे पहुंचता है तो 90 से 95% यहाँ पर होगा। फिर अगर इधर बढ़ेंगे तो घटता चला जाएगा, बिटुमिनस में 80 से 85 करीब में, लिग्नाइट में 60 से 65, पीट कोयला में 25 से 40%, और पेड़ पौधे तो समझ रहे हैं ये तो हरे भरे होते हैं, तो ये उसके बाद चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये आप जरूर याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए कार्बन यहाँ पर 100% हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि कार्बन के दो अप्रूप कौन कौन से हैं। तो कार्बन के दो अप्रूप हैं हीरा और ग्रेफाइट। बात समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कोयले कितने प्रकार के होते हैं, तो आप देख लिया, कोयले जो है वो 4 प्रकार के, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, एंथ्रासाइट कोयला, 4 प्रकार के कोयले होते हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए ये जो कोयले हैं ये किस युग के कोयले हैं। ये कोयले भारत में 94%, लगभग 94% कोयला गोंडवाना युग के प्राप्त किए जाते हैं। मतलब कहने का यह है कि भारत में अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा कोयला किस युग के हैं या किस युग के कोयले प्राप्त किए जाते हैं, तो ये गोंडवाना युग के। अच्छा, गोंडवाना युग के कोयले हैं तो ये गोंडवाना युग के अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। कोयला या पेट्रोलियम अगर आपसे पूछ देगा तो वो किस चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, तो अवसादी चट्टानों से। अवसादी चट्टान को हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, सेडिमेंट्री रॉक। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये युग जरूर याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक कोयला किस युग के प्राप्त होते हैं, गोंडवाना युग के, लगभग 90% से ज्यादा, 94% तक। अब देखिए कोयले कितने प्रकार के होते हैं, कोयले 4 प्रकार के होते हैं। कोयले 4 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे मैं लिख रहा हूं जो सबसे बेहतरीन कोयला है। सबसे बेहतरीन कोयला कौन सा है, तो सबसे बेहतरीन कोयला है आपका, ये है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला। देखिए ये सब नाम है, इंग्लिश में भी आप एंथ्रासाइट लिख सकते हैं। तो ये एंथ्रासाइट है। और एंथ्रासाइट जो कोयला है ये भारत के क्षेत्र में बहुत ही कम पाया जाता है। भारत में जो उत्कृष्ट कोयला है, इसको उत्कृष्ट कोयला भी कहा जाता है, ये बहुत कम पाया जाता है। सिर्फ जम्मू कश्मीर का कुछ एरिया है जहां पर पाया जाता है, और हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र में। तो अगर आपसे पूछ देगा कि एंथ्रासाइट कोयला भारत के किस राज्य में है, तो एक आप आंसर लगाएंगे जम्मू कश्मीर, और दूसरा कहां लगाएंगे, तो दूसरा ये मिलता है हिमाचल प्रदेश में। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंथ्रासाइट कहां प्राप्त होता है, ये सबसे बढ़िया कोयला है, और इसे उत्कृष्ट कोयला भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, इसे उत्कृष्ट कोयला भी कहा जाता है। उत्कृष्ट कोयला भी कहा जाता है। उसके बाद इसमें कार्बन का जो मात्रा होता है, इसमें कार्बन की मात्रा 90% से 95% तक पाई जाती है। 90% से 95% तक पाई जाती है, इसे याद रखना है। एंथ्रासाइट जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे उत्कृष्ट कोयला मतलब यूनिक कोल बोला जाता है, और ये महंगा होगा। इसका मतलब कि अगर सबसे बढ़िया कोयला है तो सबसे महंगा भी होगा। उसके बाद दूसरा नंबर का जो कोयला है, दूसरा कोयला वो है कौन सा,
वो है बिटुमिनस। बिटुमिनस, देखिए बिटुमिनस कोयला जो है, बिटुमिनस कोयला, इस कोयला को, बिटुमिनस नाम है, इंग्लिश में बिटुमिनस ही लिखा जाता है। तो जो बिटुमिनस कोयला है, इस कोयले को मुलायम कोयला, मुलायम कोयला या सॉफ्ट कोल बोल सकते हैं, इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है। इसे मुलायम कोयला, कोयला भी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड सॉफ्ट कोल, इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है। यह भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। सर्वाधिक पाया जाता है। इट इज मोस्ट प्रोड्यूसिंग कोल इन इंडिया, यह भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। यह भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा मतलब कहने का है कि देखिए, जो आप देख रहे हैं कि एंथ्रासाइट जो है ये कुछ ही राज्यों में है, मतलब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में। ये जो कोयला है ये लगभग जो भी आप कोयले के खानों का नाम सुनते हैं वहां पर ये पाया जाता है। जैसे मैं बता रहा हूं कि ये कौन कौन से राज्य में पाया जाता है, तो आप देख लीजिए। ये पाया जाता है, ये पाया जाता है झारखंड में, झारखंड में, झारखंड के बाद आपका छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका ओडिशा, ओडिशा में दोनों पाया जाता है। ओडिशा में लिग्नाइट भी पाया जाता है और ये भी पाया जाता है। तो ये मतलब लगभग इन्हीं राज्यों में पाया जाता है, याद रखना है। अच्छा, उसके बाद है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है। तो देखिए ये इसमें बहुत कम पाया जाता है, उड़ीसा में बहुत कम। जो झारखंड से लगे हुए, छत्तीसगढ़ से लगे हुए क्षेत्र हैं, उन्हीं क्षेत्रों से पाया, मतलब उन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है। बाकी झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए, अब क्या है कि यहाँ के कुछ खानों का नाम याद कर लीजिए। जैसे कुछ खान पूछा जाता है, तो देखिए खान कहने का मतलब कि माइंस, माइंस जिसे खोद करके निकाला जाता है। जैसे मैं बता दे रहा हूं कि झारखंड में कौन कौन से खान हैं। कोयला खान, कोयला खान झारखंड में, कोयला खान। तो कोयला खान है, सबसे पहले लिखेंगे झरिया, झरिया। उसके बाद है बोकारो, बोकारो। उसके बाद है धनबाद, धनबाद, झरिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, गिरिडीह। तो समझिए कि बड़े बड़े जो खान है ना, बड़े बड़े जो खान है वो सभी झारखंड में है। देख लीजिए, झरिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह। उसके बाद पश्चिम बंगाल में खान है, बड़ा खान है ये, रानीगंज, रानीगंज। तो इसे भी याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। झरिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह। और पश्चिम बंगाल में कोयले का खान है जिसका नाम है रानीगंज। तो इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें जो बिटुमिनस है, इसमें कार्बन का परसेंटेज कितना होता है? तो बिटुमिनस में कार्बन का परसेंटेज, बिटुमिनस कोयले में कार्बन की मात्रा, बिटुमिनस कोयले में कार्बन की मात्रा 80% से 85% तक पाई जाती है। अगर पूछा जाए कि दूसरा सबसे बढ़िया कोयला कौन सा है, तो आप बताएंगे बिटुमिनस कोयला। और इस कोयले में 80 से 85% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा कोयला देखते हैं। लिग्नाइट, लिग्नाइट कोयला। देखिए, लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला भी कहा जाता है, ब्राउन कोल, भूरा कोयला। तो इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है,
भूरा कोयला भी कहा जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा पड़ता है आपका 60 से 65%। 60 से 65% याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिग्नाइट देखिए, अगर आप तमिलनाडु की तरफ भी जाएंगे तो थोड़ी बहुत मात्रा में मिलता है, उड़ीसा में भी मिलता है, तो इसे याद रखना है। लिग्नाइट उड़ीसा में, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में भी इसे पता किया गया है, खोजा गया है। आगे है चौथा है, इसमें ज्यादातर यही पूछा जाता है कि लिग्नाइट मतलब भूरा कोयला किसे कहा जाता है, लिग्नाइट को कहा जाता है। अगला है पीट कोयला। देखिए पीट कोयला जो है ना, ये कहीं निकाला नहीं जाता है क्योंकि ये आग से ज्यादा धुआं देता है, तो कहां से इसे यूज ही नहीं किया जाता है। तो इसे बस याद रखिए, सबसे घटिया कोयला है, सबसे खराब कोयला है, जिसमें कार्बन जो होता है, ये होता है 25% से आप कह सकते हैं 40% तक, तो ये खराब कोयला माना जाता है। इसे बहुत कम, ना के बराबर यूज में लिया जाता है। अब देखिए कुछ जगह हैं, कोयले के कुछ जगह हैं जहां से कोयले प्राप्त किया जाता है, तो उसे ध्यान में रखना है। मैं लिख दे रहा हूं, कोयला खान में आप याद रखेंगे सिंगरौली। देखिए सिंगरौली कोयला खान जो है ये पड़ता है मध्य प्रदेश में, तो इसे याद रखिएगा। सिंगरौली कोयला खान पड़ता है मध्य प्रदेश, और ये मध्य प्रदेश में सोन नदी घाटी में पड़ता है। इसका मतलब साफ साफ है कि सोन नदी घाटी में भी कोयला प्राप्त होता है, तो ये पड़ता है सोन नदी घाटी में, सोन रिवर वैली, सोन नदी घाटी में पड़ता है। उसके बाद सिंगरौली हो गया, उसके बाद एक जगह है सिंगरैनी पड़ता है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। तो ये यहां पर आपका ये गोदावरी नदी घाटी में पड़ता है। उसके बाद एक पड़ता है तलचर ओडिशा, इसे याद रखेंगे, ये महानदी घाटी में पड़ता है, महानदी घाटी में। तो इन तीनों को पॉइंट नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज्यादा वीवीआई है, इसे याद रखेंगे। अब देखिए इसमें 3-4 खान का मैं नाम बता रहा हूं, झरिया, बोकारो, धानबाद, गिरिडीह, ये सभी के सभी, झरिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, ये सभी के सभी झारखंड में है। और ये सभी खान दामोदर नदी घाटी में स्थित है। मतलब इट्स ऑल माइंस आर प्रेजेंट इन दामोदर रिवर वैली। ये सभी खान किसमें है? ये दामोदर नदी घाटी में अवस्थित है। इसे याद रखना है। इसीलिए अगर पूछा जाए आपसे कि भारत में सबसे ज्यादा कोयला किस नदी घाटी में है, तो याद रखेंगे दामोदर नदी घाटी में। स्टार बना करके कहीं लिख लेंगे, भारत में सर्वाधिक कोयला दामोदर नदी घाटी में पाया जाता है। इसीलिए इसे भारत की कोयला नदी कहा जाता है। किस नदी को?
कौन सी नदी पाया जाता है? दामोदर नदी को। एक और जगह है जिसका नाम है रानीगंज। रानीगंज ये भी पड़ता है, ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और इसे याद रखेंगे कि ये भी दामोदर नदी घाटी बेसिन में ही पड़ता है। तो ये सभी खान दामोदर नदी के घाटी में पड़ता है। तो दामोदर नदी सबसे ज्यादा उसमें कोयला पाया जाता है, उसके बेसिन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन चीन करता है। विश्व में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन चीन करता है, चीन करता है। इसे याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन कौन सा देश करता है? चीन करता है। लेकिन भारत में सर्वाधिक कोयला रिजर्व कहने का मतलब कि रिजर्व है, सबसे ज्यादा भंडारित है वहां पर। तो भारत में सबसे ज्यादा कोयला जो भंडारित है, देखिए विश्व में कोयला का सबसे बड़ा भंडार भारत में है, लेकिन विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि भारत में सर्वाधिक कोयला रिजर्व किस राज्य में है? तो देखिए, सबसे ज्यादा रिजर्व है झारखंड में। कोल रिजर्व सबसे बड़ा है झारखंड में। झारखंड के बाद है ओडिशा, ओडिशा में है। और उसके बाद ओडिशा के बाद है आपका छत्तीसगढ़। ये तो मतलब रिजर्व के मामले में हुआ। रिजर्व उत्पादन, प्रोडक्शन भी इसी के हिसाब से होता है। ये भी याद रखिएगा कि प्रोडक्शन के मामले में अगर पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा कोयले का प्रोडक्शन कौन करता है, तो यही तीनों राज्यों का नाम रखिएगा। झारखंड, उसके बाद ओडिशा, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़। तो इसे याद रखेंगे कि प्रोडक्शन के मामले में कौन है और रिजर्व के मामले में। तो ये एक ही है, जो मतलब इंडिया में जहां रिजर्व ज्यादा है वहां प्रोडक्शन भी ज्यादा किया जाता है कोयले का। लेकिन आयरन और जो बाकी चीजें हैं उनका बदल जाता है, इसका याद रखेंगे। तो ये क्या था? ये था हमारा कोयला। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। याद रखिएगा, अवसादी चट्टानों में किस युग का कोयला भारत में पाया जाता है सबसे ज्यादा? तो वो गोंडवाना युग का कोयला पाया जाता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मिनरल्स में हम लोग पढ़ेंगे, अगला जो हमारा है ये है पेट्रोलियम। किसके बारे में? पेट्रोलियम। तो दूसरा मिनरल्स का नाम लिखेंगे पेट्रोलियम। देखिए, पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम क्या है? होता क्या है कि जैसे मैंने बताया था कि पेड़ पौधे कभी ऐसा कुछ घटना हुआ होगा जिसके चलते वो धरती के नीचे चले गए, दब गए, और धरती के सतह से दब गए, जिसके चलते ऊपर से तापमान और ऊपर से दबाव और नीचे से तापमान के चलते उनका रूप परिवर्तित हो गया। पेट्रोलियम भी ठीक ऐसे ही बना है। पेड़ पौधे जो होते हैं, वनस्पति, वो सभी कोयले बनते हैं, लेकिन जो जीव जंतु, मछलियां, ये सभी जो जीव जंतु दब जाते हैं चट्टानों के अंदर, वो पेट्रोलियम में परिवर्तित हो जाते हैं। ये पेट्रोलियम ऐसे ही नहीं बना है, ये एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। कहने का मतलब कि देखिए, जो भी जीव जंतु है उसमें तो ऊर्जा है ही, और वो ऊर्जा धरती के अंदर अगर दब गया, धरती के अंदर चला गया, तो जब तक उसे ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तब तक उसमें कोई क्षय नहीं होगा, और जब तक उसका कोई क्षय नहीं होगा तब तक उसमें एनर्जी बनी रहेगी। इसीलिए आप कोई भी जलने वाले पदार्थ में अगर आप माचिस लगाते हैं तो वो जलने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं मिला, जिसके चलते क्षय नहीं हो पाया उसका। ऑक्सीजन मिलते ही किसी भी वस्तु का ह्रास होना शुरू हो जाता है, क्षय होना शुरू हो जाता है। तो इसमें कहने का मतलब पेट्रोलियम समझिए कि एक जीव जंतुओं का कचरा है,
जो किसी न किसी चट्टान के नीचे फंसा हुआ है और इसका इतना ज़्यादा पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है, इसका मतलब कि जीव जंतु जो थे वो कम मात्रा में नहीं थे। अब मान लो समुद्र ही है, समुद्र में थोड़े जीव जंतु थोड़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, जिसके चलते अगर समुद्र में ऐसा कुछ घटना होता है तो आने वाले समय में कितना पेट्रोलियम बनेगा, अथाह पेट्रोलियम बनेगा। तो वैसे ही हुआ होगा, कभी ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो देखिए पेट्रोलियम जो होता है ये हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है? हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है, हाइड्रोकार्बन। पेट्रोलियम क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन में 70% आपका होता है पेट्रोलियम, मतलब कहने का पेट्रोलियम 70% आपका पेट्रोलियम होता है और 30% जो होता है 30% वो होता है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस कहने का मतलब कि इसे नेचुरल गैस कहा जाता है। नेचुरल गैस जैसे आप समझ रहे हैं नेचुरल गैस, तो ये नेचुरल गैस 30% होता है और पेट्रोलियम होता है 70%। अब इसकी खुदाई की जाती है। खुदाई करने का मतलब कि इसका ड्रिल किया जाता है। ड्रिल धरती के अंदर किया जाता है। ड्रिल करने के बाद सबसे पहले देखिए, अब गैस जो होती है ना, गैस प्राकृतिक गैस, वो पेट्रोलियम के ऊपर तैरती रहती है। तैरती रहने के कारण कि पेट्रोलियम के ऊपर जो गैस तैरती है उसे सबसे पहले निकाला जाता है, क्योंकि गैस हल्की होती है। अब पेट्रोलियम निकालेंगे तब तो पता चलेगा गैस निकल के बाहर चला गया। तो गैस को सबसे पहले निकाला जाता है और गैस को निकाल करके उसको संरक्षित कर दिया जाता है और तब जाकर के पेट्रोलियम को निकाला जाता है। तो पेट्रोलियम निकालने के लिए हम अपने देश के बारे में पढ़ते हैं अगर, तो पेट्रोलियम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने प्रयास किया कि ऐसी कंपनी बनाई जाए जो पेट्रोलियम की खोज करे। तो सबसे जो पहली कंपनी बनी उसका नाम था ONGC। क्या नाम था? ONGC। आजादी के बाद सबसे पहले ये कंपनी ने जिम्मा उठाया पेट्रोलियम का पता लगाने के लिए कि हमारे देश में प्राकृतिक गैस है और पेट्रोलियम कहाँ है। इसका मतलब होता है ऑयल नेचुरल गैस कमीशन नाम था पहले, अब इसका नाम हो गया है कॉर्पोरेशन। तो ऑयल नेचुरल एंड गैस कॉर्पोरेशन। तो ONGC का स्थापना 1956 में किया गया, 1956 में किया गया। लेकिन अब एक कंपनी, उस समय उतना टेक्नोलॉजी भी बेहतर नहीं था, तो इसके सपोर्ट में एक और कंपनी का स्थापना किया, OIL। ये भी पेट्रोल का पता लगाएगी। OIL का स्थापना किया गया 1959 में। कब किया गया? 1959 में। तो इसे याद रखेंगे, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी अपना इसके सपोर्ट में तेल का पता लगाती है हमारे देश में, और ONGC भारत में सबसे बड़ी कंपनी है जो तेल और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का पता लगाती है। तो इसे याद रखना है, इसे 1956 में, ये डेट जरूर याद रखना है। और ऑयल इंडिया लिमिटेड को 1959 में स्थापित किया गया। उसके बाद जब ये कंपनियां पेट्रोल का पता लगा ली, बाद में मैं बताऊंगा कब खोज किया गया, तो जब ये पेट्रोल की पता लगा ली तब एक कंपनी की स्थापना की गई, GAIL, गेल। तो ये 1984 में इसकी स्थापना की गई। ये 2-3 तरीके का काम करती है। इसका काम पेट्रोल को शोधन करना भी है, इसका काम पेट्रोल को रिफाइन भी करना है। तो ये भी याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बातें तो आप समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भारत में क्या किया गया कि इंडिया में इस एरिया को पहले देखिए। देखिए अगर ये भारत आप देख रहे हैं, तो इंडिया में कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो समुद्र में, मतलब कहने का अपतटीय क्षेत्र, जिसको अपतट कहा जाता है, ऑफशोर कहा जाता है। ऐसा एरिया जो खनिज संसाधनों के लिए किसी देश की अनुमति होती है कि आप वहां से खनिज का दोहन कर सकते हैं। अपतटीय क्षेत्र मतलब वैसा क्षेत्र जो समुद्र में एकाएक डूबा हुआ नहीं है, और ये अनुमति है, जिसको हम लोग बोलते हैं EEZ,
EEZ मतलब यूएनओ के द्वारा उन देशों को 200 नॉटिकल मील तक का EEZ छूट दिया गया है ताकि आप खनिज संसाधनों का दोहन 200 नॉटिकल मील तक कर सकते हैं। मतलब देखिए यहाँ ये जो एरिया देख रहे हैं इसका नाम है अपतट, अपतट इसको बोलते हैं ऑफशोर, ऑफशोर कहा जाता है। ऑफशोर मतलब अपतट, अपतट का जो क्षेत्र है इस एरिया में भी आप पेट्रोल निकाल सकते हैं, खनिज संसाधन जो भी है, अधात्विक खनिज, धात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज, ये सभी निकाल सकते हैं। तो आप निकाल सकते हैं 200 नॉटिकल मील, कितना 200 नॉटिकल मील। तो इससे बोला जाता है इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अगर आपसे पूछ देगा कि भारत में अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितना किलोमीटर तक है, कितना दिया गया है, तो आंसर होगा 200 नॉटिकल मील। एक मील में 1800 मीटर होता है, तो 200 नॉटिकल मील होगा। तो इसे बोलते हैं हिंदी में अनन्य, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसे याद रखेंगे EEZ। तो EEZ किसी भी देश के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वहां पर खनिज, देखिए अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा खनिज भंडार ये जानते हैं कहाँ है, खनिज संसाधन सबसे ज्यादा समुद्र में है। लेकिन समुद्र में हस्तक्षेप रोक दिया गया है, समुद्र में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मानव तो इतना ज्यादा हस्तक्षेप कर दिया है, वन जंगलों को काट रहा है, जो जिस भूमि पर रह रहा है उस भूमि से खोद करके मिनरल्स निकाल रहा है, जगह बचा कहाँ है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर संतुलन है तो वो बना हुआ है अभी कहाँ, समुद्र में। वहां भी मानव गतिविधियां धीरे धीरे हो रही है। आप देखते हैं कि जहाजों से तेल भर के, टैंकर से तेल भर के जा रहा है जहाजों में, और वो क्या हो जा रहा है, लीक हो जा रहा है। लीक हो जाने के चलते पानी के ऊपर पेट्रोल फैल जाता है। कहने का मतलब कि मानव हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है, तो इसके परिणाम बहुत भयानक होंगे। इसीलिए रोका गया है कि समुद्र में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। आप सिर्फ 200 नॉटिकल मील तक ही क्या कर सकते हैं, खनिज संसाधन को निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो खनिज संसाधन जो आपका है यहाँ से यहाँ तक आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब ये तो किसी राज्य में नहीं है, ये तो हमारा जो राज्य का बॉर्डर है वो यहाँ तक है। लेकिन बाकी का ये जो क्षेत्र है समुद्री 200 नॉटिकल मील का, ये केंद्र सरकार के अंडर में आता है। किसका अंडर में आएगा, केंद्र सरकार के अंडर में। तो कहने का मतलब ये है कि इस एरिया में जहां कहीं भी पेट्रोल निकलेगा, इस एरिया में जहां कहीं भी पेट्रोल, ये सब किसके अंदर में आएगा, तो ये सब आता है केंद्र सरकार के अंडर में। केंद्र सरकार का नियंत्रण इस पर होता है। बात समझ रहे हैं। सबसे ज्यादा यहाँ से पेट्रोल, अगर मान लीजिए पेट्रोल निकलता है जो भी यहाँ से, तो ये केंद्र सरकार के अंडर में आता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ गुजरात में पेट्रोल निकला और यहाँ पर पेट्रोल निकला, यहाँ पर पेट्रोल निकला, यहाँ पर निकला, इस तरीके से मान लेते हैं कि ऐसे ऐसे पेट्रोल निकलता है, तो यहाँ के पेट्रोलियम पर अधिकार उस वहाँ के राज्य सरकार का होगा। जैसे असम में पेट्रोल निकलता है तो वहाँ का खनिज संसाधन कोई भी हो, पेट्रोलियम ही नहीं, आप लोहा, तांबा, जस्ता, प्लेटिनम जो भी है निकलता है, वो जिस राज्य से निकलेगा उस पे उस राज्य सरकार का अधिकार होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम कहाँ निकाला गया, तो देखिए अगर आप बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पेट्रोलियम यहाँ पर, ये अरब सागर का क्षेत्र है, ये अरब सागर का क्षेत्र है। और यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है बॉम्बे हाई। क्या नाम है, बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई ये मत समझिएगा बम्बई में है, मुंबई के नजदीक में है ये बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र ये अरब सागर में खंभात की खाड़ी में है। कहाँ पड़ता है ये, खंभात की खाड़ी में। तो ये खंभात की खाड़ी में स्थित है, इसे याद रखेंगे। बॉम्बे हाई कहाँ है दोस्तों, ये खंभात की खाड़ी में है। अब ये यहाँ से तेल निकालना 1976 से शुरू किया गया है, 1976 से शुरू किया गया यहाँ से तेल निकालना। तो यहाँ पर जो सबसे पहली बार जिस जहाज, मतलब जो प्लेटफॉर्म वहां पे स्थापित किया गया जापान के सहयोग से, उसका नाम है सागर सम्राट। क्या नाम है, सागर सम्राट। मतलब कहने का देखिए, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है समुद्र के अंदर में, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, जैसे रेलवे का प्लेटफॉर्म होता है वैसे ही पेट्रोल निकालने के लिए, तेल निकालने के लिए, प्रेशर से तेल निकाला जाता है।
तो जो जो वहां पर मुंबई हाईवे यानी कि खंभात की खाड़ी में जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सागर सम्राट। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली जहाज वहां पर आई थी जापान की, उसी का नाम था सागर सम्राट, उसी के नाम पर अब दिया गया है। अब भारत में सबसे ज्यादा पेट्रोल यहां से देखिए, यहां से 58%, कितना परसेंट? 58% पेट्रोल यहां से प्राप्त होता है। मतलब सागर सम्राट जहां है, मतलब बॉम्बे हाई जो है, यहां से कितना परसेंट पेट्रोल प्राप्त होता है? 58%। मतलब अगर भारत में 100% तेल निकलता है तो उसका 58% कहां से निकलता है? कहां निकलता है? तो ये निकलता है बॉम्बे हाई से। अब एक बात मुझे बताइए कि अगर कहीं भी निकलेगा तो क्या इससे ज्यादा निकलेगा? नहीं, 50% से ज्यादा यही हो गया। तो भारत में कुछ भी पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा पेट्रोल कहाँ निकलता है, पेट्रोलियम कहाँ निकलता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 58%। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि राज्यों की बारी आई। अब देखिए यहां से लेकर के, राज्य अभी छोड़ दीजिए, यहां से देखिए, यहां से लेकर के पूरा यहां तक, यहां भी पेट्रोलियम निकाला जाता है। इसको बोलते हैं रावा अपतट। ये रावा अपतट के नाम से जाना जाता है, रावा अपतट, रावा ऑफशोर के नाम से जाना जाता है, रावा ऑफशोर। तो ये जो रावा अपतट है, रावा अपतट, यहां से भी कुछ पेट्रोलियम निकाला जाता है। केजी बेसिन नाम है इसका, केजी बेसिन। केजी बेसिन कहने का मतलब कि कृष्णा गोदावरी का जो बेसिन है ना, डेल्टा, वहां भी पेट्रोल निकाला जाता है, उसी को रावा अपतट बोलते हैं। तो इसे याद रखना है, रावा अपतट। तो यहां से लेकर के यहां तक जो अपतट से पेट्रोलियम निकाला जाता है, वो कुल मिलाकर के 100% पेट्रोलियम में से 66% हो जाता है, ये अपतट से प्राप्त होता है। मतलब भारत में जो किनारे वाला क्षेत्र है, वहां से 66% पेट्रोलियम प्राप्त होता है 100% में से। राज्यों का बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ किनारे का मैं बात कर रहा हूं, जो 200 नॉटिकल मील तक हमें दिया गया है, EEZ। अब राज्यों के बात पे मैं चलता हूं कि राज्यों में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम कहां से निकाला जाता है। देखिए यहां पर है गुजरात। गुजरात में एक जगह का नाम सुने होंगे आप, जिसका नाम है अंकलेश्वर। क्या नाम है दोस्तों? अंकलेश्वर। तो अंकलेश्वर जो है, ये भारत में राज्यों में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम निकालता है। मतलब अगर पूछ देगा कि भारत के किन राज्य में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, तो आंसर होगा क्या? गुजरात। बात समझ गए? लेकिन भारत में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम कहाँ निकलता है, तो ये होगा बॉम्बे है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पेट्रोलियम की खोज करने का जो तरीका है वो कब से शुरू हुआ, तो देखिए सबसे पहले एक जगह है यहां पर ये जगह है आपका असम का। असम में सबसे पहले माकुम एक जगह है, माकुम एक जगह है, वहां पर सबसे पहले मिला। लेकिन ये छोटे लेवल पे था, छोटे स्तर पे था, तो इसे नहीं माना जाता है कि मतलब उतना सक्सेस रहा ये। लेकिन यहाँ पर सबसे पहला जो खुदाई किया गया, सबसे पहला देश में सबसे पहला तेल का कुआं डिगबोई में, कहाँ खोदा गया? डिगबोई। और डिगबोई जो है ये पड़ता है असम में, और ये 1889 में खोदा गया। इसे याद रखिएगा, 1889 में इसे ड्रिल किया गया, वहां से ड्रिलिंग हुआ, खोदा गया और पेट्रोलियम निकालना शुरू किया गया। तो ऐसे ही कुछ क्षेत्र है जहां से पेट्रोलियम निकाले जाते हैं। जैसे देख लीजिए आप यहाँ पर, ये आपका अंकलेश्वर है, ये गुजरात में पड़ता है। राजस्थान में यहाँ पर पड़ता है, राजस्थान में बाड़मेर का नाम सुनेंगे आप लोग, बाड़मेर राजस्थान में है, बाड़मेर। अंकलेश्वर गुजरात में है, डिगबोई असम में है। यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है असम में ही नहरकटिया। तो नहरकटिया असम में भी पेट्रोल निकाला जाता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक और जगह है जिसका नाम है नुमालीगढ़। तो नुमालीगढ़ भी कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। यहाँ से भी पेट्रोल निकाला जाता है, पेट्रोलियम। तो मतलब कहने का है कि यही हमारे देश में क्षेत्र है जहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है। यहाँ पर मांगला कुआं है, याद रखिएगा, मांगला कुआं अगर पूछ देगा कहाँ है, तो राजस्थान में। अंकलेश्वर गुजरात में, नुमालीगढ़, नहरकटिया, माकुम, डिगबोई, ये सभी कहाँ है?
तो ये सभी पड़ता है आपका असम में। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में ये सभी ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन में पाया जाता है। जैसे यहाँ केजी बेसिन में, वैसे ही वहाँ ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन में। तो कभी कभी पूछ देता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का ऊपरी जो हिस्सा है, ऊपरी जो क्षेत्र है वो किस क्षेत्र मतलब चीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको आंसर बताना होगा पेट्रोलियम। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब इतना जब हमारे देश में पेट्रोल निकाला जाने लगा तो इसकी रिफाइनरी करने के लिए, रिफाइन करने के लिए दिन पर दिन कंपनियों की संख्या बढ़ती गई। मतलब कहने का कि कंपनी स्थापित की जाने लगी, क्योंकि अब क्या है ना कि आप दूसरे देशों से पेट्रोल मंगाते हैं रिफाइन करके तो महंगा पड़ता है, या अपने देश में पेट्रोल निकालते हैं और उसको रिफाइन करने के लिए दूसरे देशों में देते हैं तो महंगा पड़ेगा। तो हमारे ही देश में रिफाइन करने के लिए बहुत सारी कंपनियां हैं, 23 कंपनियां हैं कुल मिलाकर के, मतलब भारत में। चलिए उसे भी देख लेते हैं। भारत में कुल 23 तेल शोधन कारखानाएं मतलब ऑयल रिफाइनरी कंपनी। भारत में कुल कितने तेल शोधन कारखानाएं हैं? तो कुल 23 तेल शोधन कारखानाएं हैं। और देखिए इसमें से लगभग समझिए कि सब के सब महत्वपूर्ण ही है। अगर आप कम से कम 18-20 भी याद रखते हैं तो वो भी सही है। तो चलिए इसको बारी बारी से देख लेते हैं कि कौन सी कंपनी कहाँ है, क्योंकि एग्जाम में अब यही सब पूछा ही जा रहा है। अब ऐसा पूछ दे रहा है कि आप जैसे डिगबोई का नाम सुने हैं, लेकिन ऐसा पूछ देगा कलोल कहाँ है, कलोल तेल शोधन कारखाना कहाँ है, तबीयत खराब, कोयली तेल शोधन कारखाना कहाँ है, इस तरीके से पूछ दे रहा है। तो चलिए, कलोल से पेट्रोलियम निकाला जाता है, कलोल पड़ता है गुजरात में। 23 तेल शोधन कारखानाओं में से 18 पब्लिक सेक्टर के हैं। पब्लिक सेक्टर कहने का मतलब मतलब सार्वजनिक क्षेत्र बोल सकते हैं, सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर। और उसके बाद 3 जो है वो है प्राइवेट सेक्टर। और उसके बाद जो कितना 18 3 21 और 2 जो है ये है आपका ज्वाइंट सेक्टर। भारत में कुल कितनी तेल शोधन कारखानाएं हैं? तो भारत में कुल आपका 23 तेल शोधन कारखानाएं हैं, जिसमें से 18 पब्लिक सेक्टर की और 3 प्राइवेट सेक्टर की और 2 क्या है ज्वाइंट सेक्टर की। अब इसमें क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर की है, प्राइवेट सेक्टर की और ज्वाइंट सेक्टर करने का मतलब क्या कि प्राइवेट और सरकारी दोनों संयुक्त क्षेत्र बोलते हैं। इसको बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र, इसको बोलते हैं निजी क्षेत्र और इसको बोलते हैं संयुक्त क्षेत्र। तो चलिए बारी बारी से हम लोग मैप्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनी कहाँ है। देखिए इसको मैं छोटा कर रहा हूं ताकि आराम से देखिए। देखिए अब इसमें सबसे पहले हम चलते हैं तमिलनाडु से। तमिलनाडु में एक तेल शोधन कारखाना है जिसका नाम है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, तेल शोधन कारखाना, तेल शोधन कारखाना, ऑयल रिफाइनरी कंपनी। यहां पर ये कौन सा राज्य है? ये तमिलनाडु है। मैं बार बार ये नहीं बताऊंगा कि तमिलनाडु कहाँ है। अरे आप जानते होंगे कि तमिलनाडु कहाँ है, अगर ये भी नहीं जानते तो फिर पढ़ क्या रहे हैं आप। यहाँ पर तमिलनाडु है। तमिलनाडु में एक कंपनी है, इसका नाम है नागपट्टनम। उसके बाद ऊपर में ही तमिलनाडु में ही एक कंपनी है जिसका नाम है चेन्नई ऑयल रिफाइनरी कंपनी। तो नागपट्टनम में है एक चेन्नई में है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आंध्र प्रदेश में एक कंपनी है
कहाँ पर? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। और ज्यादातर कंपनियों का नाम उसी जगह के नाम पे रखा गया है। ये विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम के बाद अगर आप ऊपर बढ़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर उड़ीसा पड़ता है। उड़ीसा, उड़ीसा में आपको पड़ेगा पारादीप। ये भी ऑयल रिफाइनरी कंपनी है, पारादीप उड़ीसा में पड़ता है। दिक्कत हो रही होगी तो मैं लिख दूंगा। ये दोनों पड़ता है तमिलनाडु में, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये पड़ता है उड़ीसा। उसके बाद यहां पर एक पड़ता है हल्दिया। हल्दिया तेल शोधन कारखाना कोलकाता में ही है, और यहीं पर पड़ता है कोलकाता। ये दोनों के दोनों कहां पड़ेंगे? तो ये दोनों पड़ जाएंगे आपका वेस्ट बंगाल में। कहां पड़ जाएंगे? वेस्ट बंगाल। मतलब पश्चिम बंगाल में कोलकाता है, हल्दिया है, ये दोनों याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर असम में, यहाँ पर आपका पड़ेगा डिगबोई। डिगबोई। उसके बाद एक है आपका नुमालीगढ़। डिगबोई, नुमालीगढ़। और उसके बाद एक और कंपनी थी, उसका नाम था, इसका नाम था यहां पर बोगईगांव। बोगईगांव, उसे याद रखिएगा, बोगईगांव। और उसके बाद इसी राज्य में एक कंपनी है, ऑयल रिफाइनरी कंपनी, इसका नाम है गुवाहाटी। देखिए प्रश्न आप देखेंगे एग्जाम में कैसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब कौन से जगह पर ऑयल रिफाइनरी कंपनी नहीं है। उसके बाद आप चले आइए यहाँ पर बिहार में। बिहार यहाँ पर, ये चारों कहाँ है? ये चारों पड़ता है असम में। यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा बिहार। बिहार में पड़ेगा बरौनी। बरौनी बिहार, बिहार में बरौनी। और आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो यूपी मिलेगा। यूपी में आपको मिलेगा मथुरा। कौन सा जगह है? मथुरा। मथुरा पड़ता है यूपी में। उसके बाद यहाँ आएंगे पंजाब में, तो पंजाब में एक कंपनी मिलेगी जिसका नाम है भटिंडा। भटिंडा, ये पड़ता है पंजाब। उसके बाद यहां पर एक कंपनी मिलेगी आपको हरियाणा में, इसका नाम है पानीपत। पानीपत, और ये पड़ता है हरियाणा। पानीपत हरियाणा में। उसके बाद यहां पर आइएगा तो यहां पड़ेगा जामनगर, और जामनगर पड़ता है गुजरात में। जामनगर कहां पड़ेगा दोस्तों? गुजरात में। वहां उसके बाद यहां पर आएंगे तो यहां पर एक मिलेगा आपको कोयली। कोयली, कोयली भी पड़ता है गुजरात में। कोयली भी गुजरात में पड़ता है। उसके बाद यहां पर पड़ता है महाराष्ट्र। ये दोनों गुजरात में है, गुजरात हो गया। यहाँ पर महाराष्ट्र में है एक तेल शोधन कारखाना जिसका नाम है ट्राम्बे। ट्राम्बे पड़ता है महाराष्ट्र में। ट्राम्बे पड़ता है महाराष्ट्र में। उसके बाद यहाँ पर पड़ता है कर्नाटक। ये कर्नाटक में मैंगलोर है। कौन सा तेल शोधन कारखाना है? ये मैंगलोर। मैंगलोर है, तो ये पड़ता है कर्नाटक में। और उसके बाद यहाँ पर केरल में, ये कौन सा क्षेत्र है? केरल। केरल में एक तेल शोधन कारखाना है जिसका नाम है कोच्चि। कोच्चि पड़ता है केरल में।
कितना हुआ, यहाँ से घूम के गए और यहीं पे घूम के आ गए। देखो कोई भी चीज़ अगर आपको सीखना है तो आप ऐसे ही करिए, चुपचाप मैप उठाइए, जो पढ़ रहे हैं उसको इंडिकेट कर दीजिए। आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 कैसे होगा? अच्छा 19 है, ठीक है। तो कम से कम इतना भी तो आप याद रखिए, और इतना मैं अच्छे से जानता हूं। एक और है, आप यूपी में नाम सुने होंगे, आगरा का, आगरा में शायद है, आगरा यहाँ पर, आगरा। तो चलिए ये सब याद रखेंगे। और इसमें मैं बता दे रहा हूं कि अगर पूछा जाए आपसे कि भारत का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी कंपनी कौन सा है, भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कौन सा है, तो भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है जामनगर, गुजरात में। भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा है तेल शोधन कारखाना है, ये रिलायंस का है, याद रखिएगा, रिलायंस का। तो ये रिलायंस का भारत में सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी कंपनी है। और देखिए, और उसके बाद भारत में जो पहला तेल शोधन कारखाना, मतलब जो अंतिम तेल शोधन कारखाना बना, पहला तो बना था डिगबोई में। पहला कौन बना था? डिगबोई में। लेकिन भारत में जो अंतिम में तेल शोधन कारखाना बना, ऑयल रिफाइनरी कंपनी, वो था पारादीप, और इसे 2016 में स्थापित किया गया। अंतिम ऑयल रिफाइनरी कंपनी था जो 2016 में बनाया गया। तो देखिए हम लोगों ने 2 खनिजों के बारे में पढ़ा। एक खनिज आपका हुआ कोयला, और दूसरा खनिज कौन सा है? पेट्रोलियम, ऊर्जा खनिजों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोगों का छोटा छोटा टॉपिक बचा हुआ है, जैसे यूरेनियम, थोरियम, इन सब के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। उसके बाद ऊर्जा परिदृश्य के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी सिनारियो, प्राकृतिक गैस के बारे में भी पढ़ेंगे। प्राकृतिक गैस, तो सबसे पहले प्राकृतिक गैस ही हम लोग देख लेंगे। प्राकृतिक गैस बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे एलपीजी क्या होता है, ब्यूटेन गैस मुख्य घटक होता है, मीथेन गैस किसका मुख्य घटक होता है, समझ रहे हैं ना। जैसे एलपीजी है और नेचुरल गैस है, तो नेचुरल गैस और एलपीजी में अंतर होता है। नेचुरल गैस का मुख्य घटक जो होता है वो मीथेन होता है, और एलपीजी का जो मुख्य घटक होता है वो कौन सा होता है? वो ब्यूटेन होता है। तो कहने का मतलब यही है कि हम लोग अगले क्लास में पेट्रोलियम, वो नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक गैस के बारे में। उसके बाद ऊर्जा सिनारियो के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में जो 67% एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी है। 14% कौन सा है? 14% आपका होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जो विद्युत है वो होता है। उसके बाद आपका रिन्यूएबल एनर्जी है 17%, 2% आपका एटॉमिक एनर्जी है। तो ऐसे पढ़ लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।